हरे कृष्णा। आज के इस फिफ्थ डिस्कोर्स में एटम के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे काम करता है, मॉडर्न साइंस एज ऑफ नाउ यानी 2025 तक क्या ढूंढ पाई है, हम पूरा का पूरा आज इसमें डाइव इन कर लेंगे। और हमारे लिए क्या काम का है, सबसे पहली बात, क्योंकि हम सारग्राही हैं, साइंटिस्ट तो आज नहीं तो कल 500 चीज़ें ढूंढते रहेंगे, तो हम 500 चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वो तो ग्लूऑन्स, न्यूट्रियॉन्स, वो पता नहीं क्या क्या ढूंढते रहेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारे काम का चीज़ है और जो जेन्युइनली काम का है, सिर्फ मेरे बोलने की वजह से नहीं, उसे लॉजिकली हम प्रूव करेंगे और सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे। तो लास्ट टाइम जहाँ उस वैज्ञानिक और वेदांत की कॉन्वर्जेशन ख़त्म हुई थी, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम एक प्रश्न पर आकर अटक गए थे कि एटम को तो हम समझ गए कि ये सबसे छोटा पार्टिकल है, मगर इसके अंदर का ये स्ट्रक्चर क्या है। ये दो तरह के पार्टिकल्स है, ये सबसे बीच में चिपके हुए हैं आपस में एक दूसरे से, और इसके अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में, ऑर्बिट यानी एक फिक्स रूट पे गोल गोल इसका चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन नाम का एक पार्टिकल, जो इससे 1836 गुना छोटा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से 1836 गुना छोटा है, वजन में भी और साइज में भी। तो वेदांत ने फिर से कंफर्म किया, आप वजन और साइज दोनों बोल रहे हो, इतने छोटे एटम में, उसमें भी 90% एटम आप कह रहे हो खाली है, और उसमें भी प्रोटॉन से 1836 गुना छोटा है, ये कितनी छोटी दुनिया है। तो उसने कहा हाँ, आप इमेजिन हम नहीं कर सकते, बाकी जो है यही है। मैथमेटिक्स और जो भी रिसर्च हुई है वो ऐसा ही कहती है और ये सच है। तो वेदांत ने समहाउ इसको ग्रैस्प किया, जितना भी वो दिमाग लगा पाया, एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, 1836 गुना वज़न भी कम है और साइज़ भी छोटा है, ठीक है। तो अभी ये स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अब तो वेदांत पूछता है कि क्या ऐसा डिफरेंस है कि आप बोल रहे हो, आपने सबसे पहले कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जैसे हैं साइज़ में और इलेक्ट्रॉन उनसे छोटा है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब एक तरफ एक साथ ही चिपके हुए हैं और उनका साइज़ वजन सब एक ही है, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। क्या है जो इनको अलग अलग कर रहा है, ऐसा क्या है। और क्या ये भी किसी चीज़ से बने हुए हैं, इनके अंदर भी कुछ है, क्या है ऐसा। और ये आप पहले बता दो, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना कि उसके अंदर क्या है, वो क्यों इतना छोटा है। क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन ही भरा हुआ है, क्या चक्कर है ये पूरा। तो वो साइंटिस्ट एक एक करके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करता है। सबसे पहले वो प्रोटॉन पर आता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग है अपने चार्ज की वजह से। चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। अब वेदांत को, क्योंकि वो बिजली यूज़ की है उसने, माइक्रोवेव, फ़ैन, एयर कंडीशनर, टीवी, कंप्यूटर, तो उसे बिजली कैसे काम करती है वो पता था। क्या है बिजली वो अभी भी नहीं पता, बस हाँ एक इलेक्ट्रिक चीज़ है जो एक वायर में से फ्लो होती है, जिसको छूने से बहुत ज़्यादा शॉक जैसा एक सेंसेशन फील होता है, बस उसे इतना ही पता था। और इतना ही पर्याप्त भी है आप लोगों के लिए भी जो ये सुन रहे हैं। तो अब साइंटिस्ट उसे समझाता है कि इनके अंदर अलग अलग तरह के बिजली के चार्ज होते हैं। तो वेदांत पूछता है बिजली का चार्ज दो तरह का कैसे होता है, ये कंप्यूटर में अलग बिजली घूमती है और पंखे में अलग घूमती है क्या। तो साइंटिस्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, बिजली एक ही होती है, मगर वो दो पार्टिकल्स में अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। तो वेदांत पूछता है ये कैसे हो सकता है, बिजली तो एक ही है। तब वो कहते रुको मैं समझाता हूँ, सुनो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने नाम से बता रहे हैं कि ये कौन है। प्रोटॉन यानी वो जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल, जिसमें कोई चार्ज नहीं है। अब जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं तो उसका मतलब क्या है, ऐसा क्या है प्रोटॉन में जिसकी वजह से हम उसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कह रहे हैं और न्यूट्रॉन को न्यूट्रली यानी नो चार्ज पार्टिकल कह रहे हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन पे भी आएंगे, पहले इन दोनों की बात करते हैं। ये स्कूल में बच्चों के सिलेबस में है, मगर उन्हें बता के छोड़ दिया जाता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। उसके बाद बच्चों को भी कोई लेना देना नहीं है कि ये क्यों पॉजिटिव है, क्यों नेगेटिव है, और टीचर्स को वैसे ही नहीं पता। तो बस इतना याद रखना है कि प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। मगर इसका मतलब क्या है वो हम देखेंगे। उसके लिए वो पूछते हैं वेदा, मैं तुम्हें दो एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहला एग्जाम्पल एक मैग्नेट, चुंबक का। क्या तुमने मैग्नेट के साउथ पोल नॉर्थ पोल वाली एग्जाम्पल सुनी है। तो वेदांत ने कहा हाँ हाँ, वो वैसे ही सुना था बच्चों से और देखा भी है कि नॉर्थ यानी ऊपर का पोल और नीचे का साउथ पोल, दो मैग्नेट का, एक मैग्नेट का ऊपर का और एक मैग्नेट का नीचे का, अगर उनको साथ में मिलाया जाए तो वो चिपक जाते हैं। और साउथ से साउथ मिलाओ और नॉर्थ से नॉर्थ मिलाओ तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मगर ऐसा ही होता है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इस फिनोमिना,
इस इवेंट को, इस घटना को फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन यानी एक दूसरे से चिपक जाना, रिपल्शन यानी एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का देना। यानी हम इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट हो रहे हैं और साउथ या फिर नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल हो रहे हैं। रिपेल यानी एक दूसरे से दूर भागना। ओके, ठीक है, तो हम अट्रैक्शन रिपल्शन समझ गए। अब क्या तुमने कभी एक फाउंटेन देखा है, एक झरना जो आर्टिफिशियली कभी कभी पार्क्स में होता है, किसी पार्क में होता है फाउंटेन? तो वेदांत ने कहा हाँ देखा है। तो क्या होता है उसमें? तो फाउंटेन में वो ऐसा बताता है कि एक बीच में एक फवारा होता है जिसमें से ऊपर पानी निकलता है और वो पानी वापस उसी में उस नदी में ही गिर जाता है। नदी यानी जो भी वो तालाब, छोटा सा पॉन्ड बनाया हुआ है, उसी में गिर जाता है और वो पानी रोटेशन में चलता रहता है। वहीं से नीचे गिरता है, वहीं से ऊपर आके वापस आ जाता है। ये पूरी रोटेशन साइकिल चलती रहती है उसमें। तो साइंटिस्ट ने पूछा कि ऐसा कैसे होता है कि सेम ही पानी बार बार ऊपर नीचे हो रहा है रोटेशन में? तो वेदांत ने कहा मे बी इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात। अब तुम इस तरह से समझो इलेक्ट्रिक चार्ज को। ये क्या है हम पूरी तरह नहीं समझ सकते, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बस होता है। मगर ये कैसे होता है वो समझ सकते हैं। ये तुम किससे पूछोगे वो बताएगा नहीं तुम्हें। इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अब वो सुनो। तुम्हें वो फाउंटेन वाला एग्जाम्पल मैं एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ। अब हवा में पहले से पानी तो होता नहीं है। वेदांत ने कहा सही। पानी आता है नीचे से, ऊपर चढ़ता है, फिर वापस नीचे गिर जाता है। एक फवारे में, एक फाउंटेन में ऐसा ही होता है। तो जो ऊपर चढ़ रहा है ना पानी, जो पानी ऊपर चढ़ने की क्रिया है, वो बेसिकली प्रोटॉन है। ये कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं है, मैं फिर कहूँगा, ये बस एक एग्जाम्पल है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरी तरह नहीं समझ सकते, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस ये एक फैक्ट है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। साइंस का भी यही एक्सप्लेनेशन है। तो मैं तुम्हें सिंपलेस्ट भाषा में जो समझा सकता हूँ वो समझा रहा हूँ। पानी का ऊपर चढ़ना ये प्रोटॉन है, और जो ऊपर चढ़ चुका पानी है उसका वापस नीचे गिर जाना ये इलेक्ट्रॉन है। यानी एकदम ऑपोजिट हरकत है। एक का काम है ऊपर चढ़ाना, एक का काम है नीचे गिराना। इसीलिए जब वो ऊपर चढ़ रहा होता है और जब कोई वो सामने से नीचे आ रहा होता है तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ऑपोजिट अट्रैक्ट, चिपक जाते हैं। अब न्यूट्रॉन का क्या रोल? जो पानी नीचे गिर रहा है और जो नीचे जो पॉन्ड है उसके साइड का एरिया है जो एकदम स्टिल है, वहाँ पे पानी हिल नहीं रहा है, ना चढ़ रहा है ना उतर रहा है, पानी एक सरीखा है जिसमें कोई हलचल नहीं है, उसको हम न्यूट्रॉन कहेंगे। न्यूट्रल, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई मूवमेंट, कोई हरकत नहीं है। अब पानी ऊपर ही चढ़ता रहेगा, ऊपर ही चढ़ता रहेगा, तो वापस मिलेगा ही नहीं एक दूसरे से, वो ऊपर चढ़ता चला जाएगा। मगर क्योंकि जो पानी ऊपर चढ़ रहा है वो वापस नीचे भी आ रहा है, इसलिए वो आपस में ही एक दूसरे से टकरा जाता है। इसीलिए उसको फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी ऑपोजिट का अट्रैक्शन कहेंगे, क्योंकि जो ऊपर जा रहा है वही वापस नीचे आ रहा है, दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और जब नीचे गिर जाते हैं, जब वो साइड में आ जाता है, एकदम स्टिल, एकदम शांत हो जाता है, एकदम शांत, कोई उसमें वेव नहीं, कुछ मूवमेंट नहीं, उसको हम न्यूट्रॉन कहेंगे। यानी उसमें कोई हलचल नहीं है, ना वो लेफ्ट है, ना वो राइट है, ना आगे है, ना पीछे है, ना ऊपर है, ना नीचे है, वो एकदम स्थिर हो चुका है, उसको हम न्यूट्रॉन कहेंगे कि इसमें कोई हलचल नहीं है। बस ये सबसे क्लोजेस्ट एक्सप्लेनेशन है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रॉन में। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, और एक फंडामेंटल पार्टिकल है, उससे बने हुए हैं। वेदांत ने कहा उससे भी छोटा एक पार्टिकल है? तो उन्होंने कहा हाँ, उसका नाम है क्वार्क। उसको नाम दिया गया है क्वार्क। अगेन ये याद रखना, ये नाम हम देते हैं, किसी चीज़ का कोई नाम होता नहीं है पहले से, ये हम रखते हैं, जिसने ढूंढा या उसके नाम पे या जैसा भी है, जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो वैसा नाम रख देता है, इसमें कोई नियम नहीं है किसी का। तो उसका नाम रखा गया है क्वार्क। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही क्वार्क से बने हुए होते हैं, उनके अंदर क्वार्क्स होते हैं। क्वार्क प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल है, और हर एक प्रोटॉन में, हर एक न्यूट्रॉन में 3-3 क्वार्क होते हैं। मतलब एक प्रोटॉन का जो पार्टिकल है वो 3 क्वार्क से बना हुआ है, और न्यूट्रॉन का भी। तो वेदांत ने पूछा अगर दोनों ही 3-3 क्वार्क से बने हुए हैं तो क्या उन क्वार्क के साइज़ अलग है या फिर वो कुछ अलग चीज़ से बना हुआ है? क्योंकि अगर वो दोनों सेम है और 3-3 चीज़ों से, 3-3 क्वार्क से बने हुए हैं, तो दोनों को सेम होना चाहिए था। यानी प्रोटॉन के अंदर भी 3 क्वार्क और न्यूट्रॉन के अंदर भी 3 क्वार्क, तो दोनों को या तो प्रोटॉन होना चाहिए था या तो न्यूट्रॉन होना चाहिए था, क्योंकि दोनों का रॉ मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है। तो दोनों फिर भी अलग अलग क्यों है? ऐसा क्या है उन दोनों अलग के क्वार्क्स में? या फिर कुछ अरेंजमेंट ऐसी है कि क्या चक्कर है?
तो साइंटिस्ट ने कहा बिल्कुल तुमने एकदम सही चीज़ पकड़ी है यहाँ पे। जब दोनों के अंदर 3-3 क्वार्क है फिर भी ये दोनों अलग क्यों है? इसका डिफरेंस ये है कि अप क्वार्क और डाउन क्वार्क करके एक चीज़ होती है। इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बस इसकी फिजिकल लोकेशन स्पेस की गई है, कुछ क्वालिटीज़ में डिफरेंस पाया गया है। चार्ज को मेजर करने का एक यूनिट निकाला गया है, कूलम। अब इसका मतलब क्या होता है तुम्हें कूलम का, और क्या होता है जूल, इन सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम इतना समझ लो, जैसे हम वज़न को किलो में और ग्राम्स में तोलते हैं, जैसे 1 किलो नमक, 20 किलो का डंबल, ऐसा, उसी तरह बिजली को मापने का भी एक यूनिट होता है, उसको बोलते हैं कूलम्ब। चार्ज को मापने का एक यूनिट होता है कूलम्ब। जैसे वज़न को मापने का एक यूनिट होता है किलो, ग्राम। लंबाई को मापने का एक यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ठीक उसी तरह ये कूलम, जूल, ये सब क्या है तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने में समझ जाओ। तो जब इन्हें मेजर किया गया तब ये पाया गया कि प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क। अभी अप और डाउन क्या है तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यूजलेस चीज़ है, ये एक्सप्लेनेबल भी नहीं है, ना इसका साइंस में एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर, है भी तो वो यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। हमें जितना ज़रूरत है हम उतना ले रहे हैं यहाँ पे। 2 अप क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क, इन तीनों का जब चार्ज का एडिशन किया जाता है तो +1 निकलता है, समहाउ निकलता है। वो एक मैथमेटिकल चीज़ है, अगेन हमें उसमें नहीं पढ़ना है। मैंने पहले ही कहा था कि जो काम का होगा हम उसे ही लेंगे, हम बेवजह के मैथमेटिक्स में नहीं उलझेंगे। वो थोड़े से कम बुद्धिमान लोगों पे हम छोड़ देते हैं, जिन्हें उल्टी सीधी चीज़ें करनी है और सार नहीं पकड़ना, हम उन पर ये चीज़ें छोड़ देते हैं। तुम इतने में समझ जाओ कि 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क निकल रहा है प्रोटॉन में, जिसकी वजह से उसका चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, +1। यही न्यूट्रॉन में 2 डाउन है और 1 अप है, जिसकी वजह से उसका चार्ज आ रहा है न्यूट्रल, यानी कोई चार्ज नहीं, 0। अब प्रोटॉन में ऐसा कुछ नहीं है, प्रोटॉन ऐसा पार्टिकल कुछ नहीं है जिसकी वजह से उसका पॉजिटिव चार्ज है, मगर उसके अंदर के क्वार्क इस तरह से अरेंज है, कुछ डिफरेंस है उनमें, इसीलिए वो पॉजिटिव है। अगर प्रोटॉन के अंदर के भी क्वार्क को आप चेंज कर दो तो वो न्यूट्रॉन बन जाएगा, या न्यूट्रॉन के चेंज कर दो वो प्रोटॉन बन जाएगा। दोनों में इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। क्या तुम समझ गए? वीरान ने कहा हाँ। खैर मैं नहीं समझा नहीं हूँ, मगर फिर भी ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही है तो मैं रिवाइंड करके सुन लूँगा, अगर कुछ भूल भी जाऊँगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे आते हैं। वेदांत ने पूछा तो क्या इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क से बना हुआ है? उसके अंदर भी कोई छोटा पार्टिकल है जो उसे नेगेटिवली चार्ज बना रहा है? उसमें क्या है, अप डाउन लेफ्ट राइट, उसमें कौन से क्वार्क है? तो साइंटिस्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तुम भूल गए, मैंने तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रॉन 1836 गुना छोटा है, वजन में भी और साइज में भी। उसमें कोई क्वार्क नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेचुरली नेगेटिव चार्ज है और वो बहुत छोटा पार्टिकल है, उससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं होता है। ऐसा पार्टिकल जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता, उसको कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, यानी लास्ट का पार्टिकल एकदम, जिसके अंदर और कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई क्वार्क नहीं है। इलेक्ट्रॉन अंदर से क्या है हमें नहीं पता, हमें ऐसा ही लगता है कि वो खाली है, उसके अंदर प्योर एनर्जी है, सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज है। एज ऑफ नाउ हमें ऐसा ही लगता है। तो वेदांत ने फिर से कंफर्म किया, क्या मॉडर्न साइंस यही कहती है, कोई अपडेट नहीं है इसमें, इसके विषय में, इलेक्ट्रॉन के विषय में? तो उन्होंने कहा हाँ, कोई अपडेट नहीं है। साइंस को तो ये भी नहीं पता कि ये पार्टिकल है या वेव है। तो वेदांत पूछता अब ये पार्टिकल और वेव क्या होता है? तो उसने कहा ठीक है, छोड़ो ये सब छोड़ो, पार्टिकल वेव हम बाद में देखेंगे। अभी तुम ये जान लो कि इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, जिसके अंदर और कोई पार्टिकल नहीं है पहले से, वो नेचुरली नेगेटिवली चार्ज है। तुम इस तरह से समझ लो कि अगर किसी पार्टिकल में वो बहुत छोटा हो, वो क्वार्क से ना बना हो, तो वो नेचुरली नेगेटिव ही होगा, ऐसा समझ लो। इसका और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी सिंपल भाषा में कहूँ तो जहाँ उजाला नहीं है वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अंधेरा होगा। तो या तो तुम्हें टॉर्च ऑन करनी पड़ेगी उजाले के लिए, टॉर्च का मतलब क्वार्क लाने पड़ेंगे और उनको अरेंज करना पड़ेगा तो लाइट आएगी। अगर तुम लाइट नहीं लाओगे तो नेचुरली वहाँ अंधेरा होगा। इसका मतलब अगर कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है, उसके अंदर के क्वार्क नहीं है, तो वो नेचुरली नेगेटिव है। ये इसका क्लोजेस्ट एक्सप्लेनेशन है वेदांत साइंस के पास, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वेदांत ने कहा ये तो बहुत ही मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर है, ये इतना मज़ा नहीं आया इसमें मुझे, सच बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। ये आपने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी है यहाँ पे। तो साइंटिस्ट ने कहा ये मैंने नहीं मिस की वेदांत, ये साइंस ने ही मिस की है। साइंटिस्ट की पूरी कम्युनिटी नहीं जानती, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ये जो है वो है। मगर मैं तुम्हें इतना भरोसा दिलाता हूँ, इसके जो भी कारण है और इसकी इन्फॉर्मेशन जो भी है, ये हमारे ज़्यादा काम नहीं आने वाली। ये ढूंढ भी लिया तो भी हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। वेदांत ने पूछा कैसे?
उन्होंने कहा तुम्हें आगे पता चलेगा, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है ना वो पर्याप्त है हमारे लिए, आगे चलते। तो कभी भी हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं ना, तो उसमें होता क्या है कि एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से टकराता है। सोडियम क्लोरीन से टकरा गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से टकरा गया। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी एक फिक्स प्रोपोर्शन में, यानी कुछ मात्रा में, एक परफेक्ट मात्रा में सोडियम लेना है और एक परफेक्ट स्पेसिफिक मात्रा में क्लोरीन लेना है। उन दोनों को अगर हम एक स्पेसिफिक मात्रा में लेंगे तो एक अलग ही केमिकल बन जाएगा जो दोनों से एकदम अलग होगा। सोडियम के बारे में मैं तुम्हें बताऊं तो एक ऐसा पाउडर होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। तुम अपने हाथ में रखो तो वो खड्डा करके नीचे से निकल जाएगा, छेद कर देगा। बहुत खतरनाक पाउडर होता है सोडियम। वहीं क्लोरीन एक हरी कलर की जहरीली गैस होती है। मगर जब दोनों को एक फिक्स मात्रा में मिलाया जाता है ना, तो पता है क्या बन जाता है? वेदांत ने कहा क्या? उन्होंने कहा सोडियम क्लोराइड, NaCl, यानी कॉमन सॉल्ट, जो हम नमक खाते हैं जिससे हमें नमकीन स्वाद आता है, वो सोडियम और क्लोरीन का मिक्सचर है और कुछ भी नहीं है। तो ये सुन के तो वेदांत बहुत ही शौक हुआ कि ये तो क्या जादू है, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो एकदम ही जादुई चीज़ है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं जानता उसके लिए ये जादू ही है। जादू और कुछ नहीं है, बस अननोन फिजिक्स है। ऐसी फिजिक्स जो आप नहीं जानते वो जादू है, सिंपल एज दैट। मतलब सोडियम और क्लोरीन दोनों ही कितनी पॉइजनस और कितनी हार्मफुल है मनुष्यों के लिए, मगर फिर भी जब दोनों को एक स्पेसिफिक मात्रा में मिलाया जाता है तो दोनों ने अपना जो घातक क्वालिटी है उसको छोड़ दिया और सभी के लिए एक बहुत ही स्वाद से युक्त नमक बन गए। इसमें होता यही है कि एटम का ओवरऑल एक चार्ज होता है, यानी अगर किसी एटम में प्रोटॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो प्रोटॉन भारी बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? एटम ओवरऑल पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्रोटॉन की बढ़ोतरी है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी है, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और प्रोटॉन कम है। तो ऐसी स्थिति में जब हम दोनों को टकराएंगे आपस में, दोनों को कोलाइड करवाएंगे, आपस में भिड़वाएंगे, एक एटम जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, पॉजिटिवली चार्ज है ओवरऑल, और एक एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जो नेगेटिवली चार्ज है ओवरऑल, ऐसे एटम को जब हम भिड़वाएंगे आपस में तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा पता है? इलेक्ट्रॉन जिस एटम में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो उस एटम को छोड़ के उस एटम में चला जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है। इसे तुम सिंपल भाषा में समझो वेदांत। मेरे पास 10 रुपये है, तुम्हारे पास 20 रुपये है, तो हम दोनों मिले ना, तो हमने क्या किया कि मेरे पास जो 20 रुपये थे और तुम्हारे पास जो 10 रुपये थे वो दोनों एक हो गए, दोनों मिला के 30 रुपये हो गए। और फिर जब हम अलग हुए ना तो हमने वो 30 रुपये आपस में आधे आधे एकदम इक्वली बांट लिए, यानी अब दोनों के पास 15-15 रुपये। अब यहाँ पे हुआ क्या? मेरे पास 20 थे, तुम्हारे पास 10 थे, ठीक है, मेरे पास डबल थे, तुमसे ज़्यादा था। तो अब हुआ क्या? जैसे ही हम दोनों टकराए तो मैंने तुम्हें 5 रुपये दे दिए ताकि मेरे पास से भी 5 कम हो गए, तुम्हारे पास 5 बढ़ गए और दोनों इक्वल हो गए। तो इनइक्वालिटी बेसिकली ख़त्म हो गई। वो पॉजिटिव ज़्यादा ही था इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो न्यूट्रल हो गया, और वो नेगेटिव ज़्यादा ही था तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो वो भी न्यूट्रल हो गया। दोनों का काम बन गया। अब इसको और सिंपल भाषा में समझो एकदम, अगर तुम्हें ये 10 या 20 रुपये वाला एग्जाम्पल भी नहीं समझ में आया होगा तो। ठंडियों में तुम नहाने जाते हो? वेदांत ने कहा हाँ। गीज़र ऑन करते हो? तो वेदांत ने कहा हाँ करता हूँ, अच्छी चीज़ है बड़ी। जब तुम गीज़र ऑन करते हो तो ऐसा होता है ना बहुत बार कि तुम्हें थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए होता है नहाने के लिए, मगर कभी कभी गीज़र ऑन रहने की वजह से पानी बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। भले ही ठंडी का मौसम है मगर फिर भी पानी ज़्यादा ही गर्म हो जाता है और वो नहाने लायक नहीं है। तो तुम क्या करते हो? तो वेदांत ने कहा मैं उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिक्स कर देता हूँ। साइंटिस्ट ने कहा बिल्कुल यही हो रहा है यहाँ पे। नॉर्मल टेम्परेचर अचीव करना है हमें, तो हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडा ले लेते हैं, जिसके मिक्सचर से दोनों अपने अपने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स खो देते हैं, यानी ज़्यादा ही ठंडक और ज़्यादा ही गर्माहट खो देते हैं, और बीच का एक सादा टेम्परेचर बन जाता है जिससे हम आराम से कंफर्टेबली नहा सकें। यानी दोनों ने अपनी एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज़ खो दी और एक तीसरा ही टेम्परेचर निकाल दिया जो हमारे लिए अनुकूल है, हमारे नहाने के लिए। यही होता है केमिकल रिएक्शन में, मगर ये हर केमिकल रिएक्शन में नहीं होता। पॉजिटिव पॉजिटिव टकराएंगे तो वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे।
कभी तुमने तेल में पानी डाला है? वीरान ने कहा, हाँ देखा था एक बार ऐसे, वो ऊपर नीचे सेपरेट हो जाता है। हाँ, क्योंकि दोनों का चार्ज कुछ ऐसा उनमें सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से वो मिक्स नहीं हो पाते। मिक्स होके भी वो थोड़ी देर बाद सेपरेट हो जाएंगे, तेल ऊपर आ जाएगा या पानी नीचे आ जाएगा, जो भी है। उसमें डेंसिटी का भी खेल होता है नो डाउट, मगर चार्ज का भी रोल होता है उसमें। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट होंगे और सेम रिपेल होंगे, ये वही लॉजिक अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ये मैंने तुम्हें सबसे बेसिक केमिस्ट्री सिखा दी है। इसी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से हम करते जाते हैं, तो हमें इतने सारे केमिकल्स, आज इंटरनेट, वाईफाई, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है इसी केमिस्ट्री की वजह से। ये इन्हीं सबका कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं है। मगर इसका मूलभूत जो स्ट्रक्चर है वो मैंने तुम्हें बता दिया आज। इसमें बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत तरह के आयोन्स होते हैं, 10 चीज़ें होती है केमिस्ट्री में। मगर अगेन, वो हमारे परम सत्य में उसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसीलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। अब वेदांत पूछ रहा है कि ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि सब एटम से बना हुआ है, तो एटम को किसने बनाया है या फिर वो कैसे फॉर्मेशन में आया, अगर हम ये पता कर ले तो हम यूनिवर्स का ओरिजिन जान जाएंगे शायद। क्या एटम जिंदा होता है? जीवन इसके अंदर से निकलता है? क्या है, मतलब क्या चक्कर है ये? तो साइंटिस्ट ने कहा नहीं, एटम जीवित नहीं होता। एटम एक नॉन लिविंग थिंग होती है जिसमें कोई जीवन नहीं होता। वो बस कुछ इनविजिबल और ऐसा कोई कुछ कारण नहीं पता हमें, वो किस फोर्स से काम करता है, क्यों ग्रेविटी काम करती है, हम कुछ नहीं जानते। हाँ, स्पेस टाइम का कर्वेचर वाला लॉजिक है, वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा नो डाउट। मगर ये मूलभूत आधार में काम कैसे करता है, किसके कहने पर करता है, और ये फॉर्मेशन में कैसे आया, ये ज्ञान कैसे आया, ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। क्योंकि आज जो तुमने जाना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, चार्ज के बारे में, ये आधे से ज्यादा स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं जानते, ना ही वो टीचर्स जानती है जो इन्हें पढ़ा रही है। अब इसके अंदर भी एक मिस्ट्री है। क्या इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई वाइब्रेशन है, कोई कंपन है, ये अंदर से खोखला है, या इसके अंदर भी कोई पार्टिकल है? क्या क्वार्क के अंदर भी कोई पार्टिकल है? अभी तो लाइट क्या है, लाइट फोटॉन्स क्या है, तुम्हें बहुत कुछ जानना बाकी है। मगर क्योंकि तुम एटम का अभी बेसिस जान चुके हो, तो तुम्हारा बेस रेडी हो चुका है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिसका उत्तर अभी विज्ञान के पास नहीं है, और शायद हमें कभी मिलेगा भी नहीं। तो वेदांत ने पूछा, क्यों क्यों नहीं मिलेगा? जिस तरह से आपने माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप बनाया और एटम के अंदर झांक लिया, तो इससे और अच्छा माइक्रोस्कोप अपडेटेड बना देना, ताकि हम इलेक्ट्रॉन के अंदर भी देख पाए। तब साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि फिजिक्स के लॉज इसको अलाउ नहीं करते। आप देख किससे रहे हो? अपनी ही आंख से। मीडियम क्या है? वही ग्लास, एटम से बना हुआ। क्योंकि आपकी आंख भी एटम से बनी हुई है, और वो ग्लास जो मीडियम जिसे आप देख रहे हो वो भी एटम से बना हुआ है। तो इसीलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन की अपनी एक मर्यादा है। ये एक मर्यादा के बाहर जूम इन नहीं कर सकते। फिजिक्स इसको अलाउ नहीं करता। इतना भी हमें दिख गया, ये बहुत बड़ी बात है और हम पर कृपा है। फिर भी तुम्हारी जिज्ञासा के लिए अब तक मेरे पास जो भी डेटा अवेलेबल है, मल्टीपल ओपिनियन है, साइंटिस्ट के ओपिनियन है, जो भी वो स्पेक्यूलेट करते हैं, जो भी वो अंदाजा लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर ये हो सकता है, फोटोन के अंदर ये हो सकता है, और बिग बैंग, जो यूनिवर्स की शुरुआत बताया जाता है कि आज से 13 बिलियन वर्षों पहले बिग बैंग हुआ था, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसकी वजह से संसार बना है। तो कल हम बिग बैंग और लाइट फोटॉन्स, उसकी स्पीड, और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसके अंदर जो क्वार्क है, उसके अंदर क्या है, वैज्ञानिक क्या कहते हैं इसके विषय में, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। वेदांत पूछ रहा है, बम फट के कैसे दुनिया बन सकती है? तो उन्होंने कहा, हाँ, एक ऐसा ओपिनियन है जो कि लॉजिकल भी है नो डाउट, मैथमेटिकली वो प्रूव हो रहा है। मैं तुम्हें कल बताऊंगा उसके बारे में। एज ऑफ नाउ हम यहाँ डिस्कशन पॉज करते हैं, एंड करते हैं इसे फिलहाल के लिए। तो इस पांचवें छोटे से डिस्कोर्स में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर का चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो चार्ज आपको समझ में आया, जो कि आपको इन जनरल वो सिलेबस में नहीं सिखाया जा रहा है डिटेल में, और यूजलेस चीजें सिखाई जा रही है। आपको ये रटवाया जा रहा है कि प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, मगर उसका अर्थ क्या है, उसका सार क्या है, वो नहीं समझाया जा रहा। तो इस वीडियो में हमारा ये भी क्लियर हुआ, वो बहुत बड़ी और अच्छी बात है।
और अगले डिस्कोर्स का भी हिंट मैं ऑलरेडी 1 मिनट पहले ऑडियो में दे चुका हूँ। अगले डिस्कोर्स में हम बिग बैंग को और लाइट की स्पीड को पूरी तरह से एक्सपोज़ कर देंगे, पूरी तरह से। सिर्फ़ एक साधारण तर्क के आधार पर। कोई हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस पे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टे ट्यून्ड विद द प्लेलिस्ट। हरे कृष्णा।